और हम लोग प्लान करते हैं करीब 8 प्रेजेंटेशन। अनिल जी के बाद में एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर भंडारी साहब का एक अलग से जो है वो होगा, एक उनका ऑलरेडी हो चुका है, और 2 मेरे होंगे प्रेजेंटेशन लास्ट में जी। सॉरी, थोड़ा सा हाँ, कनेक्शन करने में। हाँ, कोई बात नहीं है, बंदा भी आगे अच्छा है। वो क्या ख्याल लगा, अभी कुछ दूसरे के घरों में आई हुई हूँ, वहाँ का फिर लिंक लेना पड़ता है, वो वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आप सबका स्वागत है। और मैं एक पर्पज वापस एक रिपीट करता हूँ। आप सब या जो लोक का आकाश के बारे में और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बारे में जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, उनसे आप सब परिचित हैं। और इस बर्निंग इश्यू का हमारे कई प्रबुद्ध वैज्ञानिकों ने कारण करने की कोशिश की है, और बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, और जो न केवल विसंगतियों को दूर करने के लिए बल्कि लोग को पूरा एक नया डायरेक्शन देने के लिए भी काम आ सकते हैं। और उनमें से सम ऑफ द एक्सीलेंट एंड क्रिएटिव आइडियाज जो अभी तक आए हैं सामने, उसमें एक तो है कि द्वीपाज ऑफ मिड लोका आर ऑर्बिट्स ऑफ कॉस्मिक बॉडीज। दूसरा है ओशंस आर एम्प्टी स्पेसेस। ये सब लोगों का अपना अपना एक ऐसा आइडिया दिया है। फिर तीसरा है डबलिंग ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ द्वीपाज एक्सेट्रा given in scriptures proves that God's law was known to acharyas. The latest space explorations prove that the different types of oceans of milk, alcohol, cane juice, etc. in mid-loka are not myths. Represent real conditions of planets in outer space. The idea of middle loka to be a part of multiverse is also novel and might potential of loka phenomena if it is developed further. By doing a lot of hard work to trace out the historical details of on our earth, it was proved by some scholars that Bharat Kshetra is on our earth. A new idea has also been proposed and accepted that Acharyas described the infinite contents of Loka not by the traditional projection method, but by the usual method of classification and segregation of contents in useful groups. चूंकि नए आइडियाज को कई दृष्टिकोण से देखने की तथा कई स्टेप में परखने की जरूरत रहती है, अतः उन पर विस्तृत चर्चा करने के लिए ये इन आरटीएम्स का आयोजन किया गया है। द्वारा हर हाइपोथेसिस को विभिन्न दृष्टिकोणों से स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनकी कमियों को खुले दिमाग से आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके हाइपोथेसिस का नया प्रारूप बन रहा है। Thus, brains of top thinkers and experts are at work in RT. They all are directed towards finding a right solution for so many new ideas, as well as from the cross-fertilized ideas. After completing the first round of discussions and the assessment of all hypotheses by and agree, I want to propose, in view of the above joint deliberations, that the final solution emerging from here should be treated as a solution by JS team of dedicated Loka group and not by any individual. The interactive RTMs are helping us broaden our tunnel views and removing mental blocks. We are sure our collective efforts would help develop the most appropriate scientific solution within the framework of Shraddha, trust of our Jain society. इसके साथ ही आज का प्रेजेंटेशन पूज्य समनी जी चैतन्य प्रज्ञा जी के द्वारा है, और आगे की प्रोसीडिंग्स मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो हैंडल करेंगे। जय जिनेंद्र, सबसे पहले तो ये हम कछारा साहब को जैसे निवेदन करते हैं कि वो नवोकार मंत्र के साथ में मंगलाचरण
के साथ में शुरू करें, फिर समणी जी तो मंगलाचरण कहेंगी, एक फॉर्मल। कछारा साहब सुन पा रहे हैं तो? कछारा साहब आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ साहब। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं, मंगलानं च सवेसिं परमं हवाय मंगलम्, परमं हवाय मंगलम्। ये तो मेरे को हम आगे होस्ट बनाएंगे क्या? हाँ पूर्वी जी, होस्ट बना रहे। ये सभी लोगों को वैसे तो मालूम है कि अभी कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत अच्छी सेमिनार हुई, जिसमें चेतन प्रज्ञा जी का बहुत ही मतलब ये एक तरह से पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट था और बहुत सक्सेसफुल रही। उसके लिए समणी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब इसके साथ ही अब ये समणी जी से निवेदन है कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। समणी जी। भावबीजाङ्कुर जननागाद्यः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित सभी विद्वज्जन, लोक के विषय में काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही है जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर के अंतर्गत, और काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है और बहुत साइंटिफिक तरीके से काफी लेक्चर्स हो भी चुके हैं। चूंकि मैं साइंस का इतना ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगी, वो ऑलरेडी हमारे आगे के स्कॉलर्स ने डिस्कस किया भी है, बट मैं जैनिज्म का जो भगवती सूत्र में स्पेशल लोक और अलोक को लेकर के जो अवधारणा है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। अभी चूंकि पिछले 6 महीने से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत अधिक एंगेज होने के कारण से मैं जो रेफरेंसेस ऐड करना चाह रही थी वो पूरे नहीं ऐड कर पाई हूँ, बट फ्यूचर में उसको भी ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी विशेष रूप से कछारा साहब, भंडारी जी और पोखरना साहब, जो कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जुड़े हुए थे। उन्हीं का बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट था, इसीलिए मैं ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस का प्लान कर पाई थी। और फिर FIU का और जर्फ का भी बहुत सपोर्ट मिला, जिससे कि ये कॉन्फ्रेंस मैं सोचती हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत एक तरह से FIU ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, सभी लोगों ने जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, उसको वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंस के रूप में उन्होंने देखा है इसको। तो FIU के मन में भी और है कि आगे और भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज करें, पर ये बहुत बड़े लेवल की होती है, बहुत लार्ज स्केल पर होती है, काफी हमें सारे सिस्टम और व्यवस्थाएं इसके लिए देखनी पड़ती है। तो इसलिए कब करें नेक्स्ट उनको प्लान करना है, बट कहने का मतलब है कि कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही, सभी लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, और जितने भी स्कॉलर्स ने अपना स्पीच दिया है वो भी अपने आप में सभी ने, महावीर सिंह सिसोदिया जी भी लेक्चर के बहुत अच्छा, उनका बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था हर चीज के बारे में, उनका जो भी टॉपिक था उसके संदर्भ में, और कछारा साहब का, पोखरना साहब का, सबका बहुत अच्छा रहा। तो मैं सबको बहुत साधुवाद देती हूँ, उनके सपोर्ट से ही ये कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो आगे भी उनका मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, और सभी विद्वज्जन जुड़े हुए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, सभी ने सपोर्ट किया और ये बहुत हिट हुई है। सो आज का टॉपिक हमारा है लोक के बारे में। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा था, जिसका मैंने टॉपिक शीर्षक दिया था द मॉडल ऑफ द यूनिवर्स एंड सुप्रा यूनिवर्स इन जैनिज्म। और स्पेशली भगवती सूत्र का जब मैं थीसिस कर रही थी तो वहां उससे मुझे चीजें नॉलेज में आई, उसके आधार पर मैंने इसको विशेष डेवलप किया था।
और कुछ चीजें में भगवती सूत्र में और भी थी, बट वो मैंने हो सकता है वो फिगर उतना ऐड नहीं किया उसमें। ओके, ये इसका स्पेक्ट्रम होता है। तो यूनिवर्स के बारे में जो भगवती सूत्र में विवेचन मिलता है, विशेष रूप से अध्याय, इसके दूसरे अध्याय के अंतर्गत और आगे के अध्यायों में, तो वहां एक प्रश्न पूछा गया है भगवान महावीर को कि ये लोक कैसा है। तो वहां कहा है कि द यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग, एक्चुअली इन जनरल वी कैन से दैट द यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ टू फंडामेंटल रियलिटीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग. All things in the universe are a result of their union. तो जितना हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो 5 अस्तिकाएं हैं. काल तत्व को दर्शन के युग में, या कहना चाहिए कि एक तरह से बाद में द्रव्य की उसको संज्ञा दे दी गई, इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस के रूप में यद्यपि उसको नहीं माना गया है, बट फिर भी उसको एक द्रव्य की संज्ञा दे दी क्योंकि उसकी यूटिलिटी हमारे जीवन व्यवहार में बहुत अधिक होती है. तो मूलतः तत्व जो है, विश्व के मूल तत्व 5 ही है: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय. तो इसलिए भगवान महावीर से जब लोक की परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पंचत्थिकाय मय लोए, ये लोक 5 अस्तिकायों से मिलकर के बना हुआ है. और फिर बाद में उस लोक के संदर्भ में उन्होंने कुछ, जब प्रश्न आया कि वो शांत है कि अनंत है, यानी उसका कभी एंड होना है या और उसकी कहीं बिगनिंग हुई है इस विषय में, तब वो महावीर कहते कि द यूनिवर्स इज इटर्नल, पेरेनियल, इंडेस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल, एवर प्रेजेंट एंड परसिस्टेंट. ये सारे उन्होंने, आप देखिए नीचे पाठ, प्राकृत पाठ मैंने भगवती का दिया है, जिसमें ये सारे विशेषण लोक के बारे में महावीर ने यूज किए कि लोक की ये सारी विशेषताएं हैं. तो ये लोए, धुवे, निये, अक्षय, अव्यय, अवठिये, निश्चय, नत्थि, पुन, अंते, ये इस तरह से भगवती सूत्र में लोक के बारे में कहा गया है. इट इज क्रिएटेड बाय नो गॉड एंड गवर्न बाय नो डिवाइन बीइंग. ये जैनिज्म का एक जनरल अजम्पशन है कि किसी और परमात्मा ने, किसी ईश्वर ने, किसी सुप्रीम पावर ने इसको नहीं क्रिएट किया, ये इटर्नल है. इसलिए इस तरह का कोई कंसेप्ट जैनिज्म में, क्रिएशन का जो कंसेप्ट है वो एक तरह से जैनिज्म में एक्सेप्टेबल नहीं है. आचार्य महाप्रज्ञा ने जरूर उसको, क्रिएशनिज्म का जो कंसेप्ट है कि किस तरह का क्रिएशन हम मानते हैं, वो उन्होंने एक नए तरीके से प्रेजेंट किया है और जिसको हमने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ जैनिज्म इस बुक में दिया है. तो उसमें उन्होंने जरूर बताया है कि किस तरह से पुद्गलों का आपस में योग होता है और पुद्गल जीव के संयोग से सृष्टि किस तरह से बनती है. ये सृष्टि में जितने जीव है, अन्य पदार्थ हैं, उनका प्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसको हम क्रिएशन भले कहें, परंतु यूनिवर्स एज सच और बेसिक जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के, वो किसी के द्वारा क्रिएटेड नहीं है. सो इट इज regulated by its own laws. तो ये जैनिज्म में 5 जो समवाय का सिद्धांत मिलता है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये 5 जो लॉज माने गए हैं, इसके तहत ये यूनिवर्स की सारी प्रोसेस चलती है. जितना भी जीव जगत है वो उसी से गवर्न हो रहा है और जीव जगत से ही स्थूल पदार्थों का निर्माण भी होता है. In spite of undergoing infinite changes, the universe remains imperishable in its existence. तो ये जैनिज्म का परिणामी नित्यवाद का सिद्धांत हम जिसे कहते हैं कि हर पदार्थ निरंतर बदलता जा रहा है, किंतु बदलने के साथ साथ में वो अपने अस्तित्व को भी कायम रखता है. तो जिसे आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत, हर पदार्थ जिसका वास्तव में अस्तित्व है वो कभी नष्ट नहीं होता है, किंतु हाँ उसमें निरंतर परिणामन होता रहता है. इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है इस परिणामी नित्यवाद के सिद्धांत को कोई कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, यानी रियलिटी जो है वो ईच रियलिटी इज ए वेरिएबल कांस्टेंट. इट इज चेंजिंग एट द सेम टाइम इट इज एग्जिस्टिंग इन इट्स एसेंशियल नेचर.
ये मोटा मोटी हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। इसको बार बार शेयर स्क्रीन करना। क्यों होता है पता नहीं। अब नेक्स्ट है कि ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स। भगवती सूत्र में भगवान महावीर से पूछा गया कि यूनिवर्स का कभी बिगिनिंग हुआ, कभी एंड होना है। तो इस विषय में रोह नाम के एक अनगार थे, एक साधु थे, जिन्होंने ये प्रश्न किया था। वो हो सकता है अन्य यूथिक भी, अन्य किसी परंपरा से भी संबंध रखते हो, बट उनका एक प्रश्न था कि रोह ने पूछा कि पुव्विम पेते पच्छा पेते दो वेते सासया भावा अनानुपुव्वी ऐसा रोहा। उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस यूनिवर्स का कोई एंड है और इसकी कोई बिगनिंग है। तो भगवान महावीर ने कहा कि रोह, इस विश्व का न तो कभी शुरुआत हुई है और न कभी इसका एंड होना है। हम किस लोक और अलोक को हम किस कौन पहले हुआ कौन पीछे हुआ इस तरह का कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते। ये दोनों साइमल्टेनियस है, इनकी न तो बिगनिंग हुई है न कहीं एंड होता है। सो उसी बात को उन्होंने कहा कि पुव्वम पेते पच्छा पेते, यानी पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। अनंत अतीत काल में भी इनका अस्तित्व था और अनंत भविष्य में भी इनका अस्तित्व रहना है। और ये दोनों शाश्वत है, लोक और अलोक दोनों ही शाश्वत है। तो एक तरह से उन्होंने उसको विदाउट टेम्पोरल सीक्वेंस माना है। द यूनिवर्स इज इटर्नल एंड हैज नो टेम्पोरल सीक्वेंस। इट इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। देयर वाज, इज एंड वुड बी no any fraction of time when the universe was or would not be existing. So this is the crux, or we can say the essence of this particular text of Bhagavati Sutra, which shows that the universe is eternal. It has no beginning and no end. कालवनम लोए धुए निये सासे अक्षय अव्यय अवठीय निश्चय नथिपुण अंते। जब लोक के बारे में भगवान महावीर से पूछा गया था तब उन्होंने लोक को 4 दृष्टि से डिफाइन किया था, द्रव्य दृष्टि से, क्षत्र दृष्टि से, काल दृष्टि से और भाव दृष्टि से। तो जब काल दृष्टि से उन्होंने विश्व का विवेचन किया तब उन्होंने कहा कि ये काल की दृष्टि से अनंत और अक्षय है, इसका कभी नाश नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है हमेशा। ठीक है, वो पेरियोडिकल जो हम कहते हैं आरा के हिसाब से जो प्रकृति में, प्राकृतिक चीजों में या स्वभाव में, क्वालिटी में जो अंतर आता है वो जरूर होता है, किंतु यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनमें कभी विनाश नहीं होता, वो हमेशा बने रहते हैं। ये है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। भगवान महावीर ने जब लोक के बारे में कहा कि ये लोक क्या है, तब उन्होंने कहा था पंचत्थी मया मई एस अनम एवेति लोएति पहुंचे। ये लोक 50 कायमय है, यानी 5 ही मूल तत्व है जिनसे ये सृष्टि बनी हुई है। सो द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 5 एवरलास्टिंग इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस such as dharmastikaya, dharmastikaya, akashastikaya, pudgalastikaya and jivastikaya. These substances, through their modifications and the relations in which they stand towards one another, produces the multifarious world processes. तो इन तत्वों के और विशेष रूप से जीवास्तिका और पुद्गलास्तिका, ये 2 तत्व ही आपस में जब संयोग करते हैं तो नाना जीवों की सृष्टि होती है और नाना तत्वों की सृष्टि भी होती है। तो ये सृष्टि का जो कंसेप्ट है जैनिज्म का इस रूप में है कि ये 2 तत्व जो ये शाश्वत है, किंतु इनका आपस में संयोग और वियोग होने से नाना तत्व और नाना जीवों को की सृष्टि आपको दिखाई देती है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कितना बड़ा है तो या उसका आकार कैसा है, तो इस विषय में भगवती सूत्र में जब प्रश्न किया गया था तो महावीर ने कहा कि द शेप ऑफ द यूनिवर्स इज शोन थ्रू 2 डिफरेंट एग्जांपल्स। वन त्रिशराव संपूर्णाकार कहा जाता है और दूसरा सुप्रतिष्ठित के नाम से इस लोक के आकार को शास्त्र जो है डिफाइन करता है। तो वो त्रिशराव संपूर्णाकार किसे कहते हैं कि इसमें 3 बाउल की कल्पना की जाती है और नीचे का जो बाउल होता है वो एक तरह से डबल साइज का है, डबल से कुछ अधिक साइज है। ऊपर के जो 2 बाउल्स हैं वो हाफ साइज के हैं
तो उसमें जो पहला बाउल है जो कि सबसे बड़ा डबल साइज का है, उसको उल्टा रखा जाए, दूसरे को उसके ऊपर सीधा रखा जाए और तीसरे को ऊपर उसके ऊपर सीधा रखा जाए। ऐसा रखने से जो मॉडल बनता है, जो आकार बनता है, उसको सुप्रतिष्ठक संस्थान कहा गया है। तो और दिगंबर परंपरा में स्पेशली उसको पुरुषाकृति कहा गया है। इन्हें दोनों हाथों को आप जब कमर पर रखते हैं और दोनों पैरों को फैलाते हैं, तो उससे जो आकार बनता है वही यूनिवर्स का, वही लोक का आकार है। तो ये भगवती सूत्र में इसको सुपैठ संस्थान कहा गया है या त्रिशराव संपुटाकार कहा जाता है। तो ये लोक की आकृति, तो आपने देखा यहाँ गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है और भगवती सूत्र में इसका भगवान महावीर ने आंसर किया है कि सुपैठक संठीय लोए पंडते, ये लोक सुप्रतिष्ठक संस्थान वाला है, अर्थात आकार वाला है। तो ये भगवती सूत्र का है। नेक्स्ट है कि जब भगवान महावीर से लोक के बारे में आगे की जो डिस्कशन होती है, उसमें ये जानकारी की जाती है कि अधोलोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, ऊर्ध्वलोक कैसा है। तो इस संदर्भ में भी उन्होंने आंसर किया है कि द शेप ऑफ द यूनिवर्स इज कंपेरेबल टू ए सिमेट्रिकल बिल्ट मेन। ये दिगंबर परंपरा में हमको देखने को मिलता है, पुरुषाकृति। whose lower extremities are to be found the hills, whose central portion of the body encloses the animal and the human world, whose breast, neck and head are composed of the heavens of the gods, and above the world of gods is the dwelling seat of the liberated souls. तो ये भगवती सूत्र में इस तरह से डिफाइन करके बताया गया है कि लोअर पार्ट किस तरह का है, उसका आकार भी बताया है। मैं वो आकार यहाँ पर ऐड करना चाह रही थी कि उत्तम प्रकार कैसे होता है। पिछली बार जब भंडारी साहब ने ये लोक के बारे में कहा था और जो आकृति उन्होंने विज्ञान के संदर्भ में बताई थी, वो लगभग वैसी सी आकृति जो है भगवती सूत्र में और प्रज्ञापना सूत्र में हमें लोअर जो हमारा यूनिवर्स है, मिडल जो यूनिवर्स है और अपर जो यूनिवर्स है, इनके अलग अलग आकार उन्होंने भगवती सूत्र में भी बताए हैं, प्रज्ञापना सूत्र में भी बताए हैं, जीवाजीवाभिगम में भी संभवतः देखने को मिलता है। तो ये सब आकार भी दिए हुए, उसके फोटोग्राफ भी दिए हुए हैं। सो मैं उसको ऐड करना चाह रही थी, बट मैं अभी किसी और के घर में, मेरे पास वो साहित्य अभी यहाँ पर नहीं था। ओके, अब ये है कि जस्ट हम मिडल यूनिवर्स जिसकी बात हम विशेष रूप से करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जम्बूद्वीप जो है वो चूड़ी के आकार का है। मीन्स चूड़ी जैन धर्म में 5 प्रकार के आकार वस्तुओं के माने गए हैं, वृत्त, परिमंडल, त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत। इनको कहते इत्थंस आकार कहते हैं, यानी ये पर्टिकुलर आकार है जिनको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा होता है या आयत कैसा होता है या रेक्टेंगुलर कैसे होता है और वृत्त कैसा होता है, परिमंडल कैसा होता है। तो परिमंडल आकार एक तरह से चूड़ी का आकार माना जाता है। तो चूड़ी जिस तरह से गोल होती है उसी तरह से जम्बूद्वीप का आकार माना गया है कि गोलाकार है। उसके आसपास में फिर समुद्र आ जाता है, लवण समुद्र आ गया, फिर वापस चूड़ी के आकार में धातकी खंड आ जाता है, फिर चूड़ी के आकार में जो है कालोदधी समुद्र आ जाता है, फिर चूड़ी के आकार में अर्ध पुष्कर द्वीप आता है। तो इस तरह से एक के बाद एक जो भी समुद्र और द्वीप आ रहे हैं वो चूड़ी के आकार में है। किंतु जम्बूद्वीप एक तरह से यूं देखा जाए आकार से तो उसको परिमंडल आकार का माना गया है, चूड़ी की तरह कहें कि या उसको प्लेट की तरह कहे, फ्लैट कहे। यहीं पर हमारी प्रॉब्लम होती है कि ये फ्लैट माने या स्फेरिकल माने। तो मैंने अभी कुछ में जीवाजीवाभिगम पढ़ रही हूँ उस सूत्र के अंदर और संभवतः प्रज्ञापना सूत्र में भी जब ये बताया गया कि ये नरक पृथ्वियां जो है वास्तव में जैन धर्म में अभी जो विज्ञान जिसको पृथ्वी कह रहे हैं, वो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है जो सूर्य और चंद्र की भांति ही जो घूम रहा है अपनी धुरी पर। तो उस तरह का पृथ्वी तत्व का कंसेप्ट थोड़ा जैनिज्म में खोजने से मिलेगा कि क्योंकि उन्होंने 88 ग्रह प्लैनेट्स माने जरूर हैं और जो कि घूमने वाले हैं, और उसमें कोई ऐसा ग्रह जिसे हम पृथ्वी ग्रह कह सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। किंतु वर्तमान की जो अभी तक की जो अवधारणा है, आगमों की अवधारणा है, उसमें ये है कि हम नीचे की ओर अधोलोक के अंदर जो 7 प्रकार की पृथ्वियां मानी गई है, जिनको 7 प्रकार की नरक कहा जाता है, उसमें प्रथम नरक जो है रत्नप्रभा कहलाती है, उसका दूसरा नाम धम्मा है। उस नरक की छत के ऊपर यानी उसके ऊपर हम लोग स्थित हैं
और वो नरक अपनी जगह तो स्टेबल है, वो कोई घूमती नहीं है। परंतु हाँ, मैंने देखा कि प्रज्ञापना सूत्र और जीवाजीवाभिगम में जब नरक के स्वरूप को हम देख रहे थे तो उन्होंने उसको वृत्ताकार बताया है, वृत्ताकार गोल बताया है। तो इससे थोड़ा सा ये लगा कि ये एक इस तरह से अगर इसका पिक्चर लिया जाए तो स्फेरिकल आपको दिखेगी, परंतु एक नरक के नीचे दूसरी नरक है, दूसरी नरक के नीचे तीसरी है, तीसरी के नीचे चौथी है, ऐसे करके 7 नरक एक के बाद एक दिखाई देगी और हर नरक आपको गोलाकार दिखाई देगी। और उसका रीजन भी बताया है कि उसके चारों ओर 3 तरह के लेयर्स हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जस्ट अभी मैं मिडल यूनिवर्स की बात कर रही हूँ कि मिडल यूनिवर्स में सबसे बीच में जो जम्बूद्वीप है ये एक तरह से थाली का आकार माना गया है। थाली जिस तरह से गोल होती है और बीच में फ्लैट होती है जहाँ कुछ चीजें रखी जा सकती है, कोई व्यक्ति रह सकता है, प्राणी रह सकते हैं, तो ठीक जम्बूद्वीप उसी तरह से है। किंतु बाद के जो समुद्र है और द्वीप है वो चूड़ी के आकार के हैं। चूड़ी जिस तरह से बीच में होलोनेस होता है, उसमें खाली होती है, आसपास में ही जो है वो उसका आकार होता है। तो जो चीजें बाकी के द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार के हैं, किंतु जम्बूद्वीप जो है वो एक तरह से प्लेट का आकार माना जाता है। परंतु अगर हम पृथ्वी की बात करें तो वो रत्नप्रभा पृथ्वी का पार्ट है एक तरह से, और रत्नप्रभा पृथ्वी को जब अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर देखने से ऐसा पता चलता है कि वो स्फेरिकल शेप उसका दिखाई देता है। So the middle universe is consisting of innumerable islands and oceans. Human lives in only 2.5 of the islands. Among the 2.5, Jambu Island is in the center. Jambu Island is again divided into 3 parts: Airavat, Mahadevireh and Bharat. तो कभी कभी ये जो मल्टी यूनिवर्स की बात आती है तो उससे कभी कभी ये महसूस होने लगता है कि हम एरावत, हम भारत क्षेत्र में है, किंतु हमारी तरह ही एक और लैंड है, इसी जम्बूद्वीप का एक पार्ट है जहाँ की सेम इसी तरह के कल्चर, इसी तरह का साइंस, इसी तरह की टेक्नोलॉजी, इसी तरह के ह्यूमन नेचर और प्राकृतिक संसाधन और जो सिस्टम है वो वहाँ के भी वैसे ही है। सोशल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, तो वो एरावत भूमि कहलाती है। इसके अलावा महाविदेह होते हैं। तो जैन ज्योग्राफी के हिसाब से मनुष्य जो है वो ढाई द्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। ढाई द्वीप के अंतर्गत 5 भरत हैं, 5 एरावत है और 5 महाविदेह है। इनको अपने आप में एक यूनिवर्स भी अलग अलग यूनिवर्स भी मान सकते हैं। और महाविदेह में भी हर महाविदेह में 32 विजय हैं। एक एक विजय अपने आप में एक एक कंट्री के बराबर होती है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मल्टी यूनिवर्स थियरी को अगर हम इस तरह से, इस दृष्टि से देखें तो शायद मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर हम भारत को, एरावत को, महाविदेह को एक एक अपने आप में यूनिवर्स माने तो मल्टी यूनिवर्स थियरी भी हम प्रूव कर सकते हैं इस दृष्टि से। और तो ये हम देख रहे कि 15 क्षेत्र जो है कर्मभूमि कहलाती है। इसके अलावा 30 अकर्म भूमियां भी होती है जो इन्हीं कर्म भूमियों के बीच बीच में स्थित होती है। तो हम जम्बूद्वीप के अंदर हैं। जम्बूद्वीप के अंतर्गत एक भारत है, एक एरावत है और एक महाविदेह है। और इसी तरह से उन सबके बीच में दो जो है अकर्म भूमियां भी स्थित है। हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, हेमवत, हिरण्यवत, उत्तर कुरु और देवकुरु। इस तरह से ये 6 अकर्म भूमियां भी स्थित है। वो भी अपने आप में एक यूनिवर्स मान ले या कंट्री मान ले तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये 15 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि हम 12 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि केवल जम्बूद्वीप में ही है, जिसमें कि हम एक क्षेत्र भारत को ही जानते हैं और वो भी शायद पूरी तरह से ना जानते हो। उसके अलावा हमारे 14 क्षेत्र और होते हैं जिनको हम देख नहीं पाए या जान नहीं पाए। वहाँ के मनुष्य किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, ये अभी तक हम साक्षात तो जानना, हमारा वैज्ञानिक किसी संसाधन से जानना, इक्विपमेंट से जानना, ये अभी मुश्किल लग रहा है। बट ठीक है, हमारे पास में शास्त्र प्रमाण है और कुछ देवी इस तरह के एक्सपीरियंस भी है। उससे भी पता चलता है कि भारत भी है, एरावत भी है, महाविदेह भी है, इस तरह के विजय भी है, तीर्थंकर भी वहां पर होते हैं। तो ये सब बातें कुछ देवी एक्सपीरियंस जिसको हम मिस्टिकल एक्सपीरियंस कह दे, उससे भी ये चीजें प्रूव होती है। और द वर्ल्ड ऑफ आवर एक्सपीरियंस बिलोंग्स टू भारत। सो हम जितना यूनिवर्स जानते हैं वो तो भारत क्षेत्र से मोस्टली रिलेट करता है, किंतु उसके अलावा बहुत सारा भाग है जो कि अभी तक हमारे लिए अननोन है। वहां पर जाने का तरीका हमें पता नहीं है। अब एक भगवती सूत्र में ये प्रश्न आता है कि द बाउंड्री वर्सेस नो बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स।
मैं जब अपनी थीसिस का काम कर रही थी तो मैंने स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और मैं पढ़ती रहती हूँ उसको भी विशेष रूप से। तो उसमें भी एक बात आई है कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ये यूनिवर्स ऐसा लगता है कि अनादि अनंत है, और सीमा की जहां तक बात है कि यूनिवर्स फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, लिमिटेड है या इनफाइनाइट है, मींस स्पेस में इनफाइनाइट है, इस बात को जब लेकर के बात चलती है तो भगवती सूत्र में जब भगवान महावीर लोक की का विवेचन कर रहे थे तो उन्होंने द्रव्य दृष्टि काल दृष्टि से जैसे उसको अनादि अनंत बताया, वैसे क्षेत्र की दृष्टि से उन्होंने उसको साधी शांत कहा है। तो साधी शांत कहने का मतलब है कि स्पेस में यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक लिमिट के अंदर है। स्पेस तो अपने आप में इनफाइनाइट है, किंतु जो कॉस्मिक यूनिवर्स है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, इसकी अपनी स्पेस की दृष्टि से एक लिमिट है। तो उसमें बताया तो असंख्य आकाश प्रदेशों से बना हुआ है, असंख्य आकाश प्रदेशों से बना हुआ है, जबकि लोक के बाहर अलोक है वो अनंत प्रदेशी है, उसका कोई आर है ना कोई पार है। किंतु लोक के बारे में जहां तक है महावीर का कहना है कि ये सीमित है, ये फाइनाइट है, इसकी एक लिमिट है, ये असंख्य आकाश प्रदेशों में विस्तृत है, उससे आगे नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर बताया गया। तो बाउंड्री की जहां तक बात आती है तो मैंने स्टीफन हॉकिंग की जब बुक पढ़ी थी तो उसमें ये था कि बाउंड्री है या नहीं है, और अभी के वर्तमान के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पहले ये बाउंड्री मानी जा रही थी, और अभी तक की जो रिसर्च है, स्टडी है, उससे ये पता चल रहा है कि यूनिवर्स की बाउंड्री का कोई पता नहीं चल रहा है। मीन्स कोई फिजिकल एविडेंस उसका हम देखना चाहें या वेरिफिकेशन चाहें किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के द्वारा, तो वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो एक तरह से नो बाउंड्री का कंसेप्ट जैसा लगता है। तो मैंने उसको ये कहा कि ये आप यूनिवर्स की बाउंड्री है भी और नहीं भी। है भी का मतलब है कि चूंकि भगवान महावीर ने स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि ये यूनिवर्स लिमिटेड है, ये इनफाइनाइट नहीं है स्पेस में, ये असंख्य प्रदेशी है, इससे ज्यादा नहीं है, तो इस दृष्टि से इसकी लिमिट है। किंतु जहां तक है कि अगर हम ये सोचे कि कोई फिर बाउंड्री होनी चाहिए, लोक और अलोक के बीच में कोई ना कोई डिमार्केशन लाइन होनी चाहिए जिससे कि हम ये जान पाए कि यहाँ तक लोक है, उसके बाद अलोक शुरू हो जाता है। तो इस विषय में ये है कि इसकी बाउंड्री जो है वो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से सुनिश्चित होती है, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय चूंकि नॉन फिजिकल है, नॉन मटेरियल है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव टू वेरीफाई द बाउंड्री of universe, because जो धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है वो तो नॉन फिजिकल एलिमेंट्स हैं, वो जहां तक फैले हुए हैं यूनिवर्स वहां तक ही है, उससे आगे नहीं है। तो वो उनको भी अगर हम चेक करना चाहें, तो हम टेस्ट करना चाहें या एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका दोनों ही नॉन फिजिकल है। तो स्पेस अपने आप में नॉन फिजिकल है, धर्मास्तिकाय जो और अधर्मास्तिकाय है वो भी नॉन फिजिकल है, जो कि उसकी बाउंड्री को फिक्स करते हैं, लिमिट करते हैं उसकी, तो उनको प्रूव करना मुश्किल है। बट जैन जितने भी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, जब धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के अस्तित्व को प्रूव करने की बात कही जाती है या उसके अस्तित्व की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी धर्म दर्शन, किसी भी परंपरा में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जैसे तत्व की चर्चा कहीं भी नहीं मिलती है, केवल जैन परंपरा में देखने को मिलती है। तो मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूनिवर्स की बहुत सारी चर्चाएं दूसरे दर्शनों में देख सकते हैं, परमाणु कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से कंबाइन करता है। तो हम वैदिक फिलोसफी में भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट उस तरह का देख सकते हैं, किंतु धर्मास्तिकाय जैसे तत्व की स्वीकृति किसी भी दर्शन परंपरा में नहीं देखने को मिलती है। तो इसके विषय में द्रव्यानुयोग तर्कणा अगर आपने ग्रंथ पढ़ा हो और पंचास्तिकाय भी पढ़ा हो, तो उसमें एक ही रीजन दिया गया है कि धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, इवन भगवती सूत्र में भी, कि धर्मास्तिकाय के बिना गति और स्थिति पदार्थों की संभव नहीं है। न तो पदार्थ मूव कर सकते हैं, न पदार्थ चलते हुए स्थिर हो सकते हैं। और दूसरा है कि लोक और अलोक की विभाजक रेखा अगर कोई विश्व में है तो वो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है। इसके बिना आप लोक की लिमिट को नहीं जान सकते, वो जहां तक ये है वहीं तक लोक है, उसके बाहर नहीं है। तो ये दोनों तत्व ही लोक को और अलोक को विभाजित करने वाले तत्व हैं मूलतः।
तो ये यहाँ पर लिखा है कि लाइक द यूनिवर्स द टू एलिमेंट्स धर्मास्तिका एंड अधर्मास्तिकाएं आर रिगार्डेड एज द बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स। ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में स्पेशली इसका एम्फेसाइज किया है, द्रव्यानुयोग तर्कणा ग्रंथ आप देख सकते हैं। और it is because of these two elements nothing can go out of the limit of the universe and this is the reason the universe is situated in an order। और ये भी कहा गया कि अगर धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं लोक की लिमिट नहीं करते और उन जहां तक वो है वहां तक अगर हम लोक की सीमा नहीं मानते हैं तो फिर लोक के पदार्थ लोक की सीमा से बाहर भी जा सकते हैं। और अगर वो लोक से बाहर निकल करके अलोक में फैल जाए तो सारा यूनिवर्स जो है वो कैओटिक कंडीशन में चला जाएगा, उसमें वो जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में काम कर रहा है वो संभव नहीं हो सकेगा। तो धर्मास्तिका धर्मास्तिकाएं ने एक तरह से सिस्टम को, लोक का जो यूनिवर्स का जो सिस्टम है उसको बहुत ऑर्डर में रख रखा है और वो स्टेबल है, इटर्नल है, it will always be as it is in even in infinite future। Like universe, the boundary of it is also eternal and has no temporal sequences। चूंकि धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं दोनों ही शाश्वत तत्व है और इसके साथ साथ में वो इमूवेबल है, वो पदार्थों को गति और स्थिति प्रदान करने में सहायक बनते हैं किंतु स्वयं में स्टेबल है, स्वयं मूव नहीं करते हैं। इसलिए ये लोक का आकार जो है या लोक की जो सीमाएं हैं वो भी शाश्वत है, वो हमेशा एज इट इज ही रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स एक्सपांड करेगा। सो ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स की जो थियरी साइंस के फील्ड में आई है उसको अगर हम रियल में लोक के संदर्भ में देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल कि यूनिवर्स कभी एक्सपांड हुआ था या हो रहा है या फ्यूचर में वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपांशन होगा। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन जैनिज्म। Both the substances are non-physical and therefore in physical sense the universe has no boundary। तो ये मैंने नो बाउंड्री इसी सेंस में कहा कि चूंकि बाउंड्री जो है वो धर्मास्तिका अधर्मास्तिकाएं है और चूंकि ये दोनों नॉन फिजिकल है और इसलिए इनको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि कोई फिजिकल बाउंड्री यूनिवर्स की नहीं है तो नॉन फिजिकल बाउंड्री है। सो ये आपको मैंने स्टीफन हॉकिंग का बताया कि द यूनिवर्स इज कंप्लीटली सेल्फ कंटेंट हैविंग नो बाउंड्री और एज, it would be neither created nor destroyed, it would simply be what place then for a creator। तो ये आप ही स्टीफन हॉकिंग ने एवरी थियरी ऑफ एवरीथिंग में इस बात को कहा है कि अगर इस तरह से इसकी कोई वैसी बाउंड्री या एज नहीं है तो ये मान करके चलिए कि ये सेल्फ कंटेंट है और फिर किसी क्रिएटर की कल्पना करने की आवश्यकता भी नहीं है। वॉल्यूम के बारे में कि यूनिवर्स कितना विस्तृत है, कहाँ तक फैला हुआ है, चारों दिशाओं में या 6 दिशाओं में या 10 दिशाओं में या 18 दिशाओं में। 18 दिशाएं मानी जाती है और भी दिशाएं मानी जाती है, समझो। सो हमें मूल 10 दिशाएं मान करके चलना चाहिए। ये 4 तो होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर ऊपर और नीचे, और 4 विदिशाएं होती है। तो ये 10 दिशाओं में अगर हम यूनिवर्स के स्वरूप को समझना चाहें कि वो कहाँ तक फैला हुआ है इन सभी दिशाओं में, तो इस विषय में भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने यूनिवर्स का जो मेजरमेंट है, वॉल्यूम जो है बताने के लिए उन्होंने कोई एग्जैक्ट मैथमेटिकल फिगर नहीं दिया है, उन्होंने एक सिमिली दी है और सिमिली के द्वारा उन्होंने उस यूनिवर्स की वास्टनेस को एक्सप्लेन किया है। सो टू एक्सप्लेन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स लॉर्ड महावीर फर्स्ट एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ ए गॉड। तो उन्होंने एक सिमिली दी, उस सिमिली में गॉड की कल्पना की है और मेरू पर्वत की कल्पना की है। तो मेरू पर्वत तो चूंकि एक्चुअल में है ही, बट मेरू पर्वत पर वो देवता खड़ा है ये उन्होंने कहा है। और वो 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है जिसमें वो 1000 योजन जमीन के अंदर है, किंतु 99,000 योजन वो जमीन से ऊपर है। अब उसकी जो चोटी है, उसका जो शिखर है, उस शिखर पर अगर एक देवता स्थित होता है और वो नीचे उसके बॉटम में, मेरू पर्वत के बॉटम में 4 दिक् कुमारियां खड़ी है, 4 देवियां खड़ी है जिनके हाथ में वो कहते हैं गेंद है। सपोज वो गेंद अपनी चारों अपनी 4 दिशाओं में गेंद फेंकती है और देवता जो कि 99,000 योजन अबव है, वो जिस समय गेंद फेंकती है एक ही साथ फेंकती है सभी साइमल्टेनियसली अपनी अपनी डायरेक्शन में, और वो देवता उसी समय ऊपर से नीचे उतरता भी है और चारों गेंद को जमीन पर टच करने से पहले उन्हें कैच कर लेता है। तो आप ये कल्पना करिए कि उस देव की कितनी ज्यादा स्पीड होगी।
और उस स्पीड से वो अगर देवता 6 देवता 6 दिशाओं में 7000 वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक चलते रहे उस स्पीड से, तो भी वो यूनिवर्स का बहुत कुछ हिस्सा तो पार कर लेंगे, फिर भी थोड़ा हिस्सा बाकी रह जाएगा जिसको वो नहीं देख पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक उन्होंने एक स्पीड देवता की स्पीड से इसको बताया है। और मैंने, चूंकि मेरे पास उस समय देवता का फिगर खोजने से मिला नहीं था मुझे उस रूप में जिस रूप में मुझे चाहिए था, तो मैंने जस्ट इस तरह का पिक्चर्स लिया है कि ये है मेरू पर्वत जो कि 99,000 योजन ऊंचा है। यहाँ पर ये सपोज एक देवता खड़ा है और ये 4 दिक् कुमारियां हैं जो चारों अपनी अपनी दिशा में एक एक गेंद को फेंकती है, और ये देवता उसी समय, जिस समय वो फेंक रही है वही समय उसके नीचे उतरने का है भी है, और उसी समय वो जमीन पर टच होने से पहले ही उन गेंद को कैच कर लेता है। तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्पीड द गॉड हैड। उस स्पीड से आप अगर 6 दिशाओं में, विशेष रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अधो और ऊर्ध्व, ये 6 दिशाओं में अगर 6 देवता उस स्पीड से 7000 वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक अगर चलते रहें, तो भी वो यूनिवर्स का बहुत कुछ हिस्सा पार कर जाएंगे, फिर भी थोड़ा हिस्सा उनका बाकी रह जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यूनिवर्स कितना वास्ट है। उस किस स्पीड से आप चले तो भी आप यूनिवर्स के एंड को नहीं देख सकते हो। अब ये है कि एक बहुत ही अच्छा मैंने देखा कि भगवती सूत्र में ये बताया है कि ये जो यूनिवर्स है, विशेष रूप से जो नीचे की जो नरक पृथ्वियां हैं, ये सारी जो भी पृथ्वी है, मोक्ष की पृथ्वी, एक ईशद धारा पृथ्वी जो 8वीं पृथ्वी मानी गई है जैन परंपरा में, उसको अगर हम छोड़ दें तो नीचे की जो 7 नरक की जो पृथ्वियां हैं उसके बारे में कहा जाता है कि इन पृथ्वियों के चारों ओर 3 तरह के लेयर्स हैं। सबसे पहला लेयर जो है वो उसको कहते हैं थिन एयर का है, दूसरा उसके ऊपर है डेंस एयर का है, और तीसरा जो लेयर है वो डेंस वाटर का है। तो आज जो हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इस तरह से 3 स्फीयर्स मानते हैं पृथ्वी के चारों ओर, ठीक वैसा ही कंसेप्ट जैनिज्म में पृथ्वी के संदर्भ में है कि ये हम पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं उसके चारों ओर इस तरह की 3 लेयर्स बने हुए हैं। 3 लेयर्स हैं, पूरी पृथ्वी उन लेयर्स के अंदर है, चारों ओर उनके लेयर्स है, और इसके कारण से वो बिल्कुल गोल गोल दिखाई देती है, बिल्कुल वृत्ताकार दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा काफी कुछ मतलब साइंटिफिक दृष्टि से भी लगता है कि बहुत ही हम नजदीक आ रहे हैं। जो साइंस जो 3 स्फीयर्स की बात करता है, तो जैनिज्म में उसको तनवात, घनवात और घनोदधि, इस तरह से 3 लेयर्स की को इस भाषा में बताया है। तनवात का मतलब है थिन एयर का एक लेयर है, उसके ऊपर एक डेंस एयर का है जिसको घनवात कहा गया है, और उसके ऊपर डेंस वाटर है जिसको कि घनोदधि कहा गया है, और उसके ऊपर पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर प्राणी है। तो इस तरह से स्ट्रेटा, एक यूनिवर्स का एक स्ट्रेटा, एक ऑर्डर बताया गया है कि सबसे पहले नीचे स्पेस है, स्पेस के ऊपर पतली वायु है, पतली वायु के ऊपर सघन वायु है, सघन वायु के ऊपर सघन जल है, और जल के ऊपर पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर प्राणी है। तो ये इस तरह से एक यूनिवर्स का, जैसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ यूनिवर्स, तो एक क्रम भी, ऑर्डर भी बताया गया है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि 3 तरह के स्फीयर्स हर पृथ्वी के आसपास में है, चारों तरफ से है। पूरी सारी पृथ्वियां इन 3 लेयर से घिरी हुई है, और वो दिखने में वृत्ताकार दिखाई देती है, स्फेरिकल दिखाई देती है। सो दिस पिक्चर आई हैव शोन। ये घनवात जो है और तनवात है, ये स्वर्ग जहाँ है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 26 स्वर्ग हेवंस है जो कि इस अपर लोक के अंदर है, और वो उनके जो विमान है वो भी एक तरह से पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं, तो उनके नीचे भी इस तरह के लेयर्स हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। ये मैंने आपसे अभी कहा कि यूनिवर्स के सभी जो तत्व हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर फिक्स किया गया है, यानी पूरा यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर है। तो वो किस तरह से है, जैसे हम स्टेट ऑफ यूनिवर्स कहते हैं,
और उसमें ये बताते हैं कि कौन सा तत्व किसके ऊपर टिका हुआ है। तो द यूनिवर्स इज लोकेटेड इन अ सिमेट्रिकल ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर द थिन एयर रेस्ट ऑन स्पेस, द थिक एयर रेस्ट ऑन द थिन एयर, वाटर रेस्ट ऑन द थिक एयर, द अर्थ रेस्ट ऑन द वाटर, एंड द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स रेस्ट ऑन द अर्थ। सो ये भगवती सूत्र का आपको मैंने बताया पहला चैप्टर का 6 उद्देशक है और उसका 310वां सूत्र है, जिसमें यूनिवर्स का एक ऑर्डर, आंतरिक या एक संरचना है यूनिवर्स की, किस तरह से तत्व एक दूसरे पर टिके हुए हैं और एक फिक्स ऑर्डर में हैं, और वो ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। सो ये आप देख सकते हैं इसको। ये मैंने जस्ट ऐसे पिक्चर डाला कि आप अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी को अगर खोल करके नीचे क्या देखना चाहे तो आपको ये कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे नीचे की तरफ, ये मैंने बेसिक स्टेटा के आधार पर ऐसे जस्ट पिक्चर दिया था। अब मेरे कितना टाइम है मुझे थोड़ा बता दे तो मैं उस पर फिनिश करती हूँ। ये आपको क्वेश्चन आंसर भी कुछ लेने होंगे तो देख लीजिए, जितना जल्दी हो तो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ओके ठीक है, तो मैं हार्डली मैं ये शायद 5 मिनट में फिनिश कर दूं। जी। तो ये मैंने स्टेट ऑफ यूनिवर्स बताया आपको कि भगवती सूत्र में उसके बारे में क्या कहा गया। अब एक कर्वेचर को लेकर के तो एक बीच में जो कंसेप्ट आया था कि कोई भी एप्पल जो है धरती पर नीचे क्यों गिरता है, कि स्पेस में कर्वेचर हो जाता है और इससे जो भार वाली वस्तु है उस डायरेक्शन में गिरती है। तो मैंने इसमें देखा कि ऐसा कोई कर्वेचर हम मान सकते हैं क्या, स्पेस में कोई कर्वेचर पॉसिबल है क्या, क्योंकि जैनिज्म के अनुसार स्पेस तो एक तरह से न्यूट्रल एलिमेंट है और स्टेबल है, उसमें किसी तरह का कर्वेचर होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उसको देखा कि भागवती सूत्र में इसके बारे में कुछ चीजें मिलती हैं क्या, तो मैंने वहां पर देखा कि यूनिवर्स का जो आकार बताया गया है, त्रिशराव संपुटाकार का हो या सुप्रशिक्षक संस्थान का हो या दिगंबर परंपरा की भाषा में पुरुषाकार का हो उसे, तो जब हम इस आकार की बात करते हैं तो वहां पर इस विग्रह शब्द का यूज किया गया है। विग्रह मीन्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है कहीं कहीं यूनिवर्स, तो उसको कर्वेचर मैंने कहा है कि ये कर्वेचर है और वो यूनिवर्स के एंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। बीच में इस तरह का कर्वेचर क्रिएट होता है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, बट ये कर्वेचर जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यूनिवर्स के एंड में आप जाते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाएं जो है वो कोई फिक्स्ड शेप में नहीं है, कहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, कहीं वो एक्सपांडेड फॉर्म में है। तो जहां वो एक्सपांड हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहां कर्वेचर बन रहे हैं। सो यूनिवर्स में इस तरह के कई विग्रह है। तो यहाँ मैंने आपको इंडिकेशन दिया है कि जैसे सपोज यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है तो यहाँ कुछ कर्वेचर बन जाता है, यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ कर्वेचर बनता है, यहाँ इस तरह से कर्वेचर बन रहे हैं, ये कर्वेचर बन रहे हैं। तो ये तो जस्ट मैंने इंडिकेट किया है, बट बहुत सारे कर्वेचर इस तरह से, क्योंकि धर्मासिका इसी तरह से नहीं है जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है, वो और भी इधर में भी बहुत सारे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, यहाँ भी टेढ़ा मेढ़ा उनका आकार हो सकता है। सो कई जिसको कि लोक के निष्कुट स्थान जैसे कहा जाता है, निष्कुट बिल्कुल एकदम खाड़े खोचरे जैसा, जैसे अपन वर्ड यूज करते हैं कि इस तरह का एंड में जाकर के इस तरह के आपको कर्वेचर्स दिखाई दे सकते हैं। तो जहां और वो कर्वेचर्स बने हैं धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं के कारण से, चूंकि वो कोई सिमेट्रिकल या एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बने हुए हैं या एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर या इस तरह से कुछ नहीं है, बट जगह जगह वो कर्व कर रहे हैं, तो उस कर्व होने से कर्वेचर्स क्रिएट होते हैं। तो ये यूनिवर्स के एंड में होते हैं और भगवती सूत्र में इसके लिए विग्रह शब्द का यूज किया है। तो विग्रह का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा होना। यूनिवर्स सब जगह एक जैसा नहीं है, कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा है, कोने कॉर्नर निकले हुए हैं उसके। मॉडल ऑफ द सुप्रा यूनिवर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि लोक को अगर हमें समझना है तो साथ साथ में थोड़ा अलोक का कंसेप्ट भी समझ लेना चाहिए। तो उसका अलोक का कंसेप्ट भगवती सूत्र में कैसे दिया है, तो आउटसाइड द यूनिवर्स इज सुप्रा यूनिवर्स। लोक के बाहर जो आकाश है उसको सुप्रा यूनिवर्स माना गया, अलोक माना गया है। और इट इज ए प्योर स्पेस, देयर इज नथिंग देन स्पेस। It is detected as a sphere having a hole in its center.
भगवती सूत्र में इसके आकार को बताने के लिए, इसके स्वरूप को समझाने के लिए एक उसको कहते हैं कि सुशिर गोला। सुशिर गोला का मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक गोला की कल्पना करिए कि कोई गेंद है, सपोज बहुत बड़ा बॉल है, और उसके अंदर बीचों सेंटर में कोई एक छेद है। तो जैसे मोती होता है, मोती के सेंटर में एक छेद किया जाता है और बाकी वो चारों तरफ से स्फेरिकल होता है, गोल होता है। उसी तरह से आलोक है कि वो गेंद की माफिक, एक गोले के माफिक है, बहुत बड़ा गोला जिसकी की परिधि जो है वो अनंत है, आप मेजर नहीं कर सकते उसको। उस अनंत परिधि वाले गोले के बिल्कुल सेंटर में जैसे छेद किया जाता है, उस छेद के माफिक यूनिवर्स है। यूनिवर्स बहुत छोटा पार्ट है सुप्रा यूनिवर्स के कंपैरिजन में, और ये सुप्रा यूनिवर्स के एकदम सेंटर में हम इस यूनिवर्स की कल्पना कर सकते हैं कि ये उसके सेंटर में है बिल्कुल, और बिल्कुल एक छेद की तरह एक बहुत बड़ा गोला है जिसका छेद बहुत छोटा है। उस छेद के माफिक के समान जो है वो यूनिवर्स है या लोक है, उससे बड़ा नहीं है। तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि आलोक कितना विस्तृत है, कितना विशाल है, जिसके बीच में लोक है, और वो भी एक छेद की तरह है, बहुत छोटा सा छेद की तरह है, पर वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा वास्ट यूनिवर्स है जिसको हम अभी तक उसका कितना हिस्सा हम समझ पाए ये हमको देखना है। ये एक्सक्यूज में, इसमें भगवती सूत्र का कहाँ रेफरेंस है? हाँ, मैं देती हूँ, आगे में स्लाइड आ रही है उसमें मैंने दिया। द होल रिप्रेजेंट्स द स्पेस कवर्ड बाय द यूनिवर्स एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सुप्रा यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। ओके, ये आपको रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने उस गोले को ड्रॉ किया कि किस तरह से उसको डिफाइन करें, किस तरह से पिक्चराइज करें, इलस्ट्रेट करें। तो ये एक गोला है जिसकी अनंत त्रिज्या है, परिधि अनंत है, और इसके बीच में जो होल है वो उसके बराबर ये यूनिवर्स है। ठीक है ना? So the volume of the supra universe is infinite. It is shown through the speed of the 10 gods to reach the end of the universe. Even after more than 7,000 years, the gods could not cover half of the distance of it. So यहाँ पे देखिए गयो से अगये अनंत गुणे, अगये से गए अनंत भागे, अलोए महालय पन्नते। ये आलोक बहुत विशाल है, भगवान महावीर के द्वारा बहुत विशाल बताया गया है। और यहाँ पे जैसे अपन ने हम लोक को समझने के लिए, उसकी वास्तवनेस को समझने के लिए हमने 6 देवताओं की कल्पना की थी, और मेरु पर्वत को हमने एग्जाम्पल बनाया था कि स्पीड को समझने के लिए। किंतु इसको बताने के लिए भगवान महावीर ने मेरु पर्वत नहीं, मानुषोत्तर पर्वत को आधार बनाया है। मानुषोत्तर पर्वत जो कि मेरु पर्वत से भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा है, और उसका वॉल्यूम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई और भी बहुत ज्यादा है। तो उस पर्वत के ऊपर उन्होंने कहा कि आप 10 देवताओं की कल्पना करिए। एक देवता की कल्पना पहले करिए स्पीड को समझने के लिए कि मानुषोत्तर पर्वत है, उसकी सबसे ऊपर की चोटी के ऊपर एक देवता खड़े हैं, और उसके बॉटम में 10 देव कुमारियां खड़ी है। 10 पहले में 4 थी, इसमें 10 खड़ी है, और 10 अपनी अपनी डायरेक्शन में 10 4 दिशाएं, 2 ऊपर और नीचे की दिशाएं और 4 भी दिशाएं, ऐसे टोटल 10 दिशाओं में वो अपनी अपनी गेंद को फेंकती है। वो देवता जो कि मानुषोत्तर पर्वत की चोटी पर खड़ा है, वो वहां से उसी समय उतरता है और 10 गेंद को जमीन पर टच करने से पहले कैच कर लेता है। उस स्पीड से 10 देवता जो है वो चलते हैं। ये 10 देवता चलते हैं 10 डायरेक्शन में, तो भी वो उसका एक थोड़ा सा भाग कवर कर पाते हैं आलोक का, और बहुत सारा भाग बाकी रह जाता है, यानी अनंतवा भाग कवर कर पाते हैं और अनंत गुना बाकी रह जाता है। तो आप ये सोचिए कि आलोक का आकार कितना विशाल है। ये आपको मैंने जस्ट यहाँ 10 दिक् कुमारियों के हिसाब से बताया है। एक दिक् कुमारी कम भी हो सकती है इसमें, बट जस्ट 10 दिशाएं अपन को 10 दिक् समझना है। ये इसी तरह उसी स्पीड से 10 देवता 7000 वर्ष से भी अधिक स्पीड के साथ चलते हैं। तो वो हार्डली but even after more than 7,000 years, they could cover only infinite part of the supra universe. तो ये इस जस्ट
इसके साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा कर रही हूँ। मैंने ये भगवती सूत्र के मूल प्रमाणों के आधार पर ही आपको यूनिवर्स और सुप्रा यूनिवर्स का क्या कंसेप्ट है वो बताया है। उसमें जम्बूद्वीप का उन्होंने भगवान महावीर ने मैथमेटिकल फिगर के साथ भी बताया है कि उसकी परिधि कितनी है, सरकमफियरेंस जम्बूद्वीप का कितना बड़ा है। तो वो उन्होंने एग्जैक्ट उसका फिगर भी दिया है, जो फिगर मैं अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई और मेरे पास अभी चूंकि एट प्रेजेंट में टेक्स्ट नहीं है पास में। सो वो 3 लाख ये कुछ योजन इस तरह का जो उन्होंने बताया है वो भगवती सूत्र में मैथमेटिकली भी उसमें बताया गया है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो चर्चा करें। बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा और विस्तृत आपका विवेचन रहा और हम सभी बहुत लाभान्वित हुए। इसमें 2 चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने जो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया कि जगत का जो परिणमन हो रहा है वो 5 समवाय जो हमारे नियम है उनके अनुसार हो रहा है, वो एक अच्छी बात। और दूसरा एक ये है कि लोक की जो हमने ये शेप बनाई है उसके पीछे जो लॉजिक आपने बताया कि धर्म और अधर्म को अगर नहीं माने या इस शेप को नहीं माने तो लोक की स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है, इसलिए इनको मानना अच्छी बातें रही। लेकिन एक थोड़ा सा एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कहीं थोड़ा सा इसमें मुझे वो कंफ्यूजन लगा कि एक तो सर्कुलर और वृत्ताकार, एक हम वृत्ताकार होता है, एक गोलाकार होता है। वृत्ताकार मीन्स सर्कुलर और गोलाकार मीन्स स्फेरिकल। तो कहीं कहीं हम को गोल कर देते हैं तो वो तकलीफ हो जाती है। जैसे नरक को आपने बताया वो जस्ट लाइक केक तो हम मान सकते हैं, जैसे केक का शेप होता है, कुछ छोटा थिकनेस है और ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो वो उसको गोल गेंद की तरह से मानने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। लेकिन ये है कि हाँ, जैसा कि एक हमारे जो साइंटिस्ट हैं सबों ने एक परिकल्पना ये भी दी है कि अलग अलग हम उनको अर्थ मान सकते हैं, अलग अलग पृथ्वी मान सकते हैं, वो एक चीज हो सकती है। चलिए साहब, ये बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। और अभी सभी ये लोगों के लिए क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो आप पूछिए, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। मेरा जी एक कमेंट है केवल समणी जी ने जो बताया उसके ऊपर। समणी जी ने बताया कि जैसे लोक है तो वो बताया कि आकाश के ऊपर थिन एयर की लेयर है, फिर उसके ऊपर थिक एयर की लेयर है, उसके बाद में थिक वाटर की लेयर है और फिर पृथ्वी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझ सकते हैं कैसे होता है। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के लिए अगर पृथ्वी को हम देखें हैं दूर से, स्पेस से, या चंद्रमा के जाकर के अगर पृथ्वी को देखें हैं तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। चंद्रमा पे जाकर के हम पृथ्वी को देखें तो ऐसा लगेगा कि आकाश के ऊपर टिकी हुई है। उसके बाद में थिन एयर की लेयर है, जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर थिन लेयर है, नीचे थिक लेयर है एयर की। तो पहले आकाश है, फिर एयर की थिन लेयर है, फिर एयर की थिक लेयर है, उसके बाद में पानी है और पानी के ऊपर पृथ्वी तैर रही है। मतलब ये जो प्लेट्स की कल्पना की गई है वो तैर रही है एक्चुअली। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो सारे यूनिवर्स को देखने को मिलता है। चाहे लोक का ले लें तब भी यही स्ट्रक्चर है, किसी पृथ्वी का ले लें, चाहे वो नरक की पृथ्वी हो चाहे ये हमारी पृथ्वी हो, तब भी वही स्ट्रक्चर मिलता है। बस इतना ही मेरा ये समझने का। हाँ हाँ, तो वही है, बोले कि पृथ्वियां सारी ढकी हुई इन 3 लेयर से, चारों ओर से, ऊपर से, नीचे से और चारों डायरेक्शन से इन 3 लेयर से वो कवर्ड है। ये जीवा जीवा भिगम में और प्रज्ञापना में आया है। और उन्होंने वृत्त शब्द प्रयोग किया है, तो अब वृत्त को गोलाकार मानने का मतलब स्फेरिकल माने या गोलाकार, और नहीं तो और दूसरा कौन सा आकार रहा? वो स्फेरिकल मतलब गेंद की तरह ही आकार हो गया। अब ये बात अलग है, रोटेशन वाली जो बात है कि पृथ्वी घूम रही है, सो दैट कंसेप्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल टिल टुडे। बट यहाँ तक तो हम थोड़ा देख रहे हैं कि गोलाकार है, ये बात भी शास्त्रों में मिल रही है। और ये स्फीयर्स तीनों हर पृथ्वी के चारों ओर ये तीनों प्रकार के लेयर्स हैं और उसके कारण से वो बिल्कुल एकदम गोल सी दिखाई देती है।
क्या मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ, अनुमति है? हाँ, जी बोलिए जी सर, अरे बोलिए सर सूर्या साहब। हाँ पहले तो आज मतलब वाकई समझ में आने लगा कि भगवती सूत्र में कैसे डिफाइन किया गया है। अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आपने बताया कि यूनिवर्स इज टू बिग, राइट, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये हम उसी के अंदर पृथ्वी को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, वो डॉट भी नहीं रहेगा, है ना। जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, हम उसको जोड़ रहे हैं। भगवान महावीर ने शायद नहीं जोड़ा होगा, उन्होंने तो यूनिवर्स को डिस्क्राइब किया है, लेकिन हम उसमें पृथ्वी खोजने लग गए, इसलिए शायद हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने उसको कहीं चपटा कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। पृथ्वी की साइज तो इनसिग्निफिकेंट है, एक पेन का डॉट भी नहीं बनता है उसमें। पूरा एक सोलर सिस्टम इतना सा है, वो भी यूनिवर्स है, आई मीन गैलेक्सी का एक पार्ट है, वो भी इनसिग्निफिकेंट है, तो हम कहाँ पृथ्वी खोजने लग गए। दूसरा, जैसे हम कह रहे हैं पृथ्वी, मेरे ख्याल से कहीं हम पृथ्वी हमने इसलिए कह दिया क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो टेरेस्ट्रियल है, मींस रॉक्स बना है। साइंस में हम लोग इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, राइट। तो जो जहां हम पृथ्वी कह रहे हैं वो शायद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, कई जगह बने हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, अभी हम लाइफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो दे कैन बी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अर्थ, ठीक। तीसरा, जैसे आपने कहा, नहीं, साइंटिस्ट ने कभी नहीं कहा कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इट इज जस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। नो, दे आल्सो से यूनिवर्स इज नॉट एक्सपैंडिंग। तीसरा, हम कहीं बायस्ड है, बायस्ड इन द सेंस, जैसे आपने बोला गैस है, फिर लिक्विड है, फिर ये है, वो तो जैसे कछारा साहब ने बिल्कुल सही इंटरप्रेट कर दिया। बट इफ यू आर गोइंग इन स्पेस, then it is liquid water. We are lucky कि water is present in liquid state on the earth. But liquid can be for many things. जैसे अगर आप कहीं चले जाएं, हमको flow features मिलते हैं, लेकिन it can be say even molten nitrogen. तो वो क्या लिक्विड है, उन्होंने, हमने उसको जल कह दिया, तो हम बायस कैसे हो गए, क्योंकि हमने जल सिर्फ पानी ही देखा है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में खूब सारी चीजें हो सकती है, राइट। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्स के किस संदर्भ में उन्होंने कंपेयर किया। 3 स्टेट्स वी नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ दैट गैस कैन बी एनीथिंग। अगर हम सैटर्न पे जाएंगे, अभी तो हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम का सैटर्न ले रहे हैं, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं। एक और चीज थी, बस यही है, हम भगवान महावीर का स्यातवाद हमें कहीं देखना पड़ेगा। मेरे को तो साइंस में कई सारे क्लूज मिलते हैं उससे कि ये हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। सो द थिंग्स आर अनइमेजिनेबल एंड इनडिस्क्राइबेबल, सो इट इज इमेजिनिंग द अनइमेजिनेबल। सो फॉर एग्जांपल, हम कहीं जाके, हम जैसे वो मेरे प्रेजेंटेशन में भी था कि हम कहीं दूसरे ग्रह पे अगर लाइफ को खोजना चाहते हैं, तो हमारी लिमिट क्या है कि हमने जो लाइफ पृथ्वी पर देखी है, हम उसी तरह की लाइफ देख रहे हैं। बट दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ लाइफ, दैट इज अनइमेजिनेबल एंड इनडिस्क्राइबेबल। बाकी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे को ये स्लाइड्स इफ यू कैन शेयर, क्योंकि मैं वो भगवती सूत्र, मेरा ईमेल आईडी भी है आपके पास सर, वो तो मेरे को वो भगवती सूत्र के श्लोक ये होंगे। तो पहला तो यही पॉइंट है कि हम उस डायग्राम में पृथ्वी को खोजने लगे हैं, कहीं शायद हम गलत तो नहीं है, बिकॉज पृथ्वी बिकम्स इनसिग्निफिकेंट टू द साइज ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू। बहुत अच्छा है। तो ये क्योंकि सभी लोग के आकार में ज्यादातर जम्बूद्वीप के आकार को ही समझने का और उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये पृथ्वी जिस पर हम हैं स्थित, उसको रत्नप्रभा पृथ्वी कहते हैं, और उसके ऊपरी भाग पर हम हैं, बट वो तो बहुत छोटी है उसकी कंपैरिजन में। उसके नीचे की पृथ्वियां तो बहुत बड़ी बड़ी भी हैं और सभी स्टेबल है और वन आफ्टर अनदर है। बीच बीच में 3 लेयर्स जरूर हो सकते हैं। हाँ, हम पृथ्वी कह रहे हैं, वो शायद हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मैं भूल गया, जो आपका एक डायग्राम बहुत अच्छा था जिसमें आपने वो शेप बताया था रिवर्सिबल। साइंस भी यही कहता है, इट्स अ बाकीबॉल शेप्ड यूनिवर्स, वही पेंटागन बनता है।
सो साइंस एग्रीज टू दैट, और उसी के बीच में वो स्ट्रिंग्स और सब, वो शायद भंडारी साहब ने भी बताया, बाकी वो नेचर में पब्लिश हुआ। हाँ, और वो सभी भागों के भी अलग अलग जो आकार है वो उसके पिक्चर भी जोड़ूंगी तो बहुत ही अच्छा, काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी उससे। और बिल्कुल, ये प्लैनेट्स की बात है, जो साइंस बात कर रहा है प्लैनेट्स की, हम इन पृथ्वी को प्लैनेट्स नहीं मानते। पहली बात ये प्लैनेट्स के अंतर्गत नहीं है। प्लैनेट्स के अंतर्गत जो आते हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार की जो एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज हैं उनको हम प्लैनेट्स के अंतर्गत, और वो भी 88 प्लैनेट्स माने जाते हैं, महाग्रह माने जाते हैं। उसके अलावा ताराओं की संख्या अलग है, नक्षत्रों की संख्या अलग है, दूसरे सूर्य और चंद्र की संख्या अलग है। तो वो तो नंबर भी समझना आज के लिए थोड़ा सा कितना एक्सेप्टेबल इजीली हो गया। मनुष्य लोक में ही 132 सूर्य और 132 चंद्रमा, इस जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है। सो ये चंद्र की संख्या, सूर्य की संख्या, ग्रहों की संख्या तो वो बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, वो एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज के अंदर आती है, और वो भी मध्य लोक का ही हिस्सा है। हम जिस लोक में हैं वहीं पर ये पृथ्वियां हैं, और उसमें ये पृथ्वी है, नीचे की पृथ्वियां तो अधोलोक में चली गई, किंतु ऊर्ध्वलोक में, ये मध्य लोक के अंदर ही प्लैनेट्स की भी सिचुएशन मानी गई है। बट वो प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज के अंदर आते हैं, और ये पृथ्वी एक रत्न प्रभा नरक पृथ्वी के अंतर्गत आती है जो स्टेबल है। जैसे हम रत्न प्रभा कहते हैं, वैसे लाइक साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि देयर आर प्लैनेट्स व्हिच आर मेड अप ओनली ऑफ कार्बन, सो दैट विल बी ओनली डायमंड्स। अगर वो जैसे पृथ्वी पे गिरता है तो सब तरफ डायमंड्स होते हैं। देन गोल्ड आल्सो कम फ्रॉम द एस्टेरॉइड्स, राइट? सो कहीं ना कहीं हमने शायद हमारे बायस के कारण हम पृथ्वी से कंपेयर करने लगे हैं सब। इसलिए बाकी भंडारी साहब ज्यादा बता सकते। इसमें एक बात और बताना चाह रही हूँ कि ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 कांड माने गए हैं, खरकांड, पंख कांड और अब बहुल कांड। जो खरकांड है उसमें अनेक प्रकार के 16 प्रकार के रत्न हैं, जो एक दूसरे पर मतलब एक लेयर्स के समान 1,000 योजन तक मतलब एक प्रकार के रत्न है। तो 16 प्रकार के रत्न माने गए। 16,000 योजन की जो भूमि है रत्न प्रभा की, शुरुआत की, स्टार्टिंग की, हम जहां पर है उससे नीचे की जो भूमि है वो वहां पर रत्न ही रत्न है, 16 प्रकार के रत्न माने गए, जिसको रत्न कांड कहा गया, और उसी के आधार पर ये रत्न प्रभा नाम भी पड़ा है इसका। वो ऐसा ही है शायद कि या तो मैं एस्टेरॉइड कह दूं या प्लैनेट्स कह दूं, दैट प्लैनेट्स कैन बी ओनली ऑफ दोस एलिमेंट्स, लाइक इट कैन बी ऑफ ओनली कार्बन, तो सारे डायमंड हो गए। इट कैन बी ऑफ नोबल मेटल्स, जैसे वो सोना हम कहते हैं पृथ्वी पे एस्टेरॉइड्स से आया है, डायमंड भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स से आए। भंडारी साहब मैं नहीं जानता अगर ये उन्होंने हाथ रेस कर रखा है। भंडारी साहब बोलिए। हाँ साहब, भंडारी साहब जो पॉइंट बोला है, भंडारी साहब आगे हैं। भंडारी सर और जियोराज सर किया हुआ है। हाँ, जियोराज सर और भंडारी सर दोनों ने हाथ रेस किया है जी। तो जीवराज साहब आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए, भंडारी साहब आएंगे जब तक। हाँ बोलिए। पंडित जी ने पूरा भक्ति सूत्र में जैसा वर्णन दिया सब बताया है, और आज जो जैसा हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वैसे ये ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया है। अब रहा कि साइज के हिसाब से कि लोक की साइज कितनी है और अलोक की साइज कितनी है, उसके लिए देवताओं का जो वर्णन किया गया है उसमें एक ध्यान देने की बात है कि अलोक का जो वर्णन दिया गया है और लोक का जो वर्णन दिया गया है उसके अंदर में 10 दिशाएं और इसके अंदर में 6 दिशाओं की बात की गई है, ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। ये जो वर्णन है, हम लोक का जो स्वरूप देखते हैं उसमें आप देखेंगे कि मेरू पर्वत के ऊपर में 7 रज्जु ऊपर में हमारा लोक आकाश है और 7 रज्जु ही नीचे में आकाश है, ये लोक है। लेकिन मेरू पर्वत के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साउथ में ये केवल एक ही रज्जु है। तो यदि देवता जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं उनको तो टाइम नेचुरली ज्यादा लगेगा, लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट में जा रहे हैं या साउथ और नॉर्थ में जा रहे हैं उनको तो टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो एक ही आधा रज्जु उनको पार करना है। ये एक एनोमली शास्त्र के अंदर में नजर आती है कि उन्होंने सबको इक्वल कर दिया है। इट शुड बी
ये जो किसी की कल्पना है वो बाद के आचार्यों की हो सकती है कि आप देवताओं के एक एग्जाम्पल देते हैं तो 7 रज्जु जानने में इतना टाइम लगेगा और आधा रज्जु जानने में भी उन्होंने इतना ही टाइम बता दिया। ये एक एनोमली है, बिकॉज इट शुड टेक डिफरेंट टाइम टू क्रॉस हाफ योजन, हाफ रज्जु और या 7 रज्जु। ये एक एनोमली नजर आती है। दूसरा, पृथ्वी का जो बताया है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिला है कि ये क्यों इक्वल बताया गया है। ये पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा, ये पृथ्वी के बारे में जो हम मानते हैं कि नीचे में जाने से रत्न प्रभा है, और सिसोदिया साहब तो बोलते हैं कि पृथ्वी बहुत ही छोटी है, इनसिग्निफिकेंट है, फाइन इनसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द लोग जरूर है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम लोग एक मेन ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद में पार्ट ड्राइंग्स बनाते हैं, और पार्ट ड्राइंग्स के अंदर में हम उस पॉइंट को भी बताते हैं। तो हमारा जो भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का ही एक पार्ट बताया गया है, बिल्कुल स्पेशल एकदम से वर्णन किया गया है कि यहाँ पे भरत चक्रवर्ती हुए हैं, ये हुए हैं, हमारी अयोध्या शहर वगैरह, गंगा सिंधु नदियां सब बताई है। तो इट इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, बिकॉज अड़ाई द्वीप के अंदर में ही हमारी मानव सभ्यताएं बताई गई है। तो अड़ाई द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट साइज के हिसाब से इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि असंख्य द्वीप समुद्रों के अंदर में केवल अड़ाई द्वीप के अंदर में ही मानव सभ्यता है, और फिर ऊपर और नीचे में तो 7 रज्जु तक का है। तो साइज के हिसाब से जरूर इनसिग्निफिकेंट है, बट मानव सभ्यता जहाँ से हम लोग स्वर्ग में मतलब मोक्ष जा सकते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको भी बताया है, पार्ट ड्राइंग बना करके। ये इतने बड़े विशाल में एक जम्बूद्वीप है जो 1 लाख योजन का केवल है, तो एक रज्जु के अंदर में 1 लाख योजन बहुत छोटा है, सही है, लेकिन फिर भी उसकी पार्ट ड्राइंग जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं वैसे इन्होंने भी यह बताया है। और फिर उसके अंदर में भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का बहुत ही छोटा, 1 लाख योजन के अंदर में केवल 563 योजन की एक मान बताई गई है, इतना ही छोटा सा वो उसमें है। जरूर छोटा है बट सिग्निफिकेंट है, ये कहना चाहता हूँ। और तीसरा है, ये जो आप वात वलय की जो बात करते हैं वो हमारी पृथ्वी के ही चारों तरफ है, आकाश के अंदर में वो नहीं है। यानी हमारी जैसे हम चलेंगे नरक लोक से, एक नरक लोक से दूसरे नरक लोक में जाएंगे, तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, एक रज्जु का करीब एम्प्टी स्पेस है, वहां पर कोई ये बात वलय नहीं हो सकता है। बात वलय केवल नरक की पृथ्वी के चारों तरफ ही है, ऐसा मेरे को समझ में आया है शास्त्र पढ़ने से। आप देखिएगा, क्योंकि हम नक्शा तो बनाते हैं कि पूरा कंटिन्यूअसली कनेक्टेड, बट एक्चुअली ऐसा कनेक्टेड आता नहीं है यदि हम बात वलय को ठीक से समझे तो। ऐसा बीच बीच में इंटर स्पेस होता है जिसको इंटर स्पेस कहते हैं, अवकाशांतर, अवकाशांतर। तो बीच बीच में ऐसे अवकाशांतर भी है, और जब पृथ्वी आती है तो उस अवकाशांतर के ऊपर ये जो लेयर्स हैं और फिर ही पृथ्वी शुरू होती है। बट बीच बीच में वैक्यूम प्लेसेस भी है जिनको अवकाशांतर भी कहा गया है। सो इंटर स्पेस वहाँ पे बात वलय नहीं है, वहाँ पे बात वलय नहीं है। हाँ, वहाँ नहीं, पृथ्वी जब शुरू होती है तो पृथ्वी इन वलयों के ऊपर है, चारों ओर से घिरी हुई है। यस, थैंक यू जी। साहब भंडारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? हाँ, मैं पूछना चाहता था कि ये सारे वर्णन में कहीं ग्रेविटी का मेंशन है या ग्रेविटी का मेंशन नहीं है? ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण जैसा शब्द तो देखने को कहीं नहीं मिलता है, और ना इस तरह की कोई बात है कि भारी वस्तुएं किस तरह से गिरती है और किस कारण से गिरती है, ऐसा कुछ विवेचन हमें अभी तक के शास्त्रों के अध्ययन से कहीं देखने को नहीं मिला है। सो वी कैन नॉट से अबाउट दैट एनीथिंग। अच्छा, नहीं, वो गिरने का सवाल नहीं था, लेकिन ये जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं तो उसके लिए क्यों घूमते हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बताया गया, ऐसा है? देखिए, घूमने का जो जहां तक प्रश्न है तो वो तो प्लैनेट्स की बात है।
सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये जो पांच एस्ट्रोलॉजिकल बॉडीज है, इन्हीं को घूमता हुआ माना है, इन पृथ्वियों को घूमता हुआ नहीं माना है। ये तो स्टेबल है, आपको गोल रूप में भले दिखे, इनके चारों ओर स्फीयर्स हैं, ये बात एक्सेप्टेबल है, बट दे आर नॉट मूविंग, दे आर स्टेबल। और इसीलिए लोक का आकार भी शाश्वत है, जैसा अनंत काल में था वैसे ही भविष्य में अनंत काल तक वैसा ही आकार रहना है, कुछ भी चेंज नहीं होना है आकार के अंदर। हाँ, ये पृथ्वियों के जो परमाणु है वो चेंज होते रहते हैं, नए परमाणु आते हैं, पुराने निकलते रहते हैं, तो वो स्ट्रक्चर में नया और रिपेयरिंग होती रहती है भले, किंतु आकार जो है वो स्टेबल है, वो कभी चेंज नहीं होगा। पृथ्वी उसी तरह से रहेगी जिस तरह से आज है, और अनंत में भी, काल में भी वैसी ही रहेगी। ये मूव नहीं करती, न धर्मास्तिका मूव करता, न आकाश मूव करता, न पृथ्वी मूव करती है। मोक्ष की पृथ्वी जिसको हम कहते हैं वो उल्टा छाते की समान होती है, आधा चंद्रमा जो दूज का चंद्रमा होता है उसके आकार की है, पर वो भी स्टेबल है, उसका भी आकार, प्रकार, कलर, एवरीथिंग जो है स्टेबल है। परमाणु निकलते रहते हैं, नए चेंज आते रहते हैं, बट दे आर स्टेबल इन देयर शेप। ठीक ठीक। भंडारी साहब, इसमें एक ऐसा कंसेप्ट हमको दिखाई देता है जो शायद बाद के आचार्यों ने बताया है, क्योंकि वो जो ऊपर मेरू से लोहे का एक स्फीयर गिराते हैं नीचे में, तो आचार्यों ने ये समझा है कि जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही स्पीड से वो नीचे आएगा। तो इतना मन का वो स्पीयर नीचे गिराते हैं जिससे उसकी स्पीड ज्यादा दिखाई दे, ऐसा लोगों को समझ में आया है। और फिर देवता लोग उसको जाकर के पकड़ते हैं, और तो उनकी स्पीड को और ज्यादा दिखाने के लिए। बट ये सब जो तुलना है ये सब परवर्ती आचार्यों की है, क्योंकि वो एक रज्जु में जाना भी उतना ही टाइम मांग रहे हैं जितना 7 रज्जु जाने में। ये एक नहीं समझने वाली चीज समझ में आती है। तो हम समझते हैं कि शायद बाद में लोगों ने अपनी तरफ से ऐड किया है, बाद में ये प्रक्षिप्त चीज है उसमें दिखाया गया है। तो उनके दिमाग में ये था कि ग्रेविटी के हिसाब से लोहा जो है नीचे ज्यादा स्पीड से आएगा, बनिस्पत एक फेदर हो तो वो कम स्पीड से जाएगा। हाँ, तो ये तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से विपरीत हुआ। हाँ, कि दोनों एक ही स्पीड से गिरते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये उस समय आचार्यों को शायद ध्यान में नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने इसको बड़ा लोहा बना करके और नीचे फेंकने की एक एग्जाम्पल दी है। ये एग्जाम्पल बाद की लगती है। क्या ठक्कर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ये आप अपना फोन ये चालू करिए। मेरा एक पूछने का था। अच्छा, समनी जी, आपने वो एक बताया कि वो भक्ति सूत्र में ऐसा शब्द आता है विग्रह न क्या, जिससे मालूम पड़ता है कि वो स्पेरिकल है। वो कौन सा रेफरेंस है, उसको जरा बता देते, मैं भी उसको पढ़ना चाहूंगा। ओके, विग्रह लोक के अंत में विग्रह है, ये टेढ़े मेढ़े आकार है जिससे आपको स्पेस टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो मैंने कर्वेचर के संदर्भ में वो चीज मैंने बताई है। और क्या 11th शतक 11 में है? 1 मिनट में देख लेती हूँ उसका, अगर रेफरेंस मैंने अभी दिया है तो, नहीं तो फिर मैं आपको देख करके दे दूंगी। ओके, है ना, मैं आपको ऐड करके भेजती हूँ अगर मैंने ऐड नहीं किया है। हाँ। अभी हम ये बात वलय की जो बात कर रहे थे उसमें एक चीज जरा थोड़ा नोटिस करने जैसी है कि लोक है वो 3 लेयर से ढका हुआ है। उसमें जो शब्द आया है हर बार वात आया है। ये तनुक वात वलय, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय। तो वात मीन्स तो हवा होता है, उसमें पानी नहीं होता है। तो ये पानी कैसे मतलब आता है? लास्ट वाले के लिए वात शब्द नहीं है, लास्ट है घनोदधि, उदधि यानी समुद्र। अच्छा, हाँ, उदधि है, सघन समुद्र है, यानी इतना पानी है जैसे समुद्र की भांति है, परंतु वो सघन है, तो उसको घनोदधि कहा है, घनवात नहीं कहा। घनवात तो सेकंड है, और हाँ तनुवात जो है वो फर्स्ट है। तनुवात, घनवात और घनोदधि शब्द है। और दिगंबर शास्त्रों में इन सभी जो घनवात, तनवात और घनोदधि है, जो 7 पृथ्वियों के नीचे नीचे है और चारों तरफ है सपोज,
पर उनके अलग अलग कलर भी बताए हैं, किसी का मूंगा का कलर है, किसी का और कलर है, तो कलर भी कोई गोमूत्र के कलर का है, कोई मूंगा के कलर का है, तो इनके अपने कलर भी बताए हैं। तो जैसा मेरे ख्याल से सिसोदिया जी ने कहा कि वो जरूरी नहीं कि वो वाटर हो, वो कुछ इस तरह का एलिमेंट हो, तो वो अब देखना है, क्योंकि उस समय घनोत्कर्ष शब्द दिया गया और उसको सघन वाटर के रूप में, डेंस वाटर के रूप में ही एक्सप्लेन किया गया है। बट उनके कलर्स जो बताए हैं, तो कलर्स की प्रॉपर्टी को देखकर, ध्यान में रख करके भी उसका एनालिसिस किया जा सकता है कि वो व्हाट इट इज रियलिटी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर हम आगे, नहीं तो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो या तो हाथ रेज करिए या चलिए भंडारी साहब, ये मैं खाली एक जस्ट ये लेक्चर के अलग बात कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी ज्वाइन की हैं और उनको हमने बात किया था, तो उन्होंने ये अपरिग्रह के ऊपर एक लेक्चर देने की अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, या कोई और भी टॉपिक ले सकते हैं। तो उसमें 24 अप्रैल वो डेट कोई एक पूर्वी जी ने बताई थी, वो अवेलेबल रहती है, तो उस पर अपन बात कर लेंगे। और बाकी का तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है। जीवराज साहब, आपको और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइए, ये सुषमा जी सामने दिख रही हैं। हाँ, we welcome Dr. Sushma Singhvi. Very good that she has joined us, and we hope we'll mutually benefit. नमस्कार। बहुत आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। इन्होंने प्राकृत कोश एक अभी तैयार किया है, बहुत ही मतलब मेहनत का काम है प्राकृत कोश बनाने का, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इनका रहा है, अभी इन्होंने आज बताया था। तो ये एक अभी की बात है, अपरिग्रह के ऊपर तो ये काम कर ही रही हैं। हाँ, ठीक है, तो वो इनका लेक्चर रख दीजिए, वो अपन डिस्कस कर लेंगे अलग से। फोन क्या है? हो गया। हाँ, नेक्स्ट आज का सत्र यहीं समाप्त करें। तो समणी जी से फिर निवेदन है कि ये मंगल आशीष प्रदान करें। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवले पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवच्चामि अर्हन्ते शरणं भवच्चामि सिद्धे शरणं भवच्चामि साहु शरणं भवच्चामि केवले पुन्नतं धम्मं शरणं भवच्चामि। बहुत बहुत आभार, इट वाज फैंटास्टिक लेक्चर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेसिक लेक्चर हो गया हम लोगों का। हाँ, ऑथेंटिक भी है और डिटेल में भी था जी। ठीक साहब, तो आज सत्र यहीं पर समाप्त होता है। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूर्वी जी, आप बंद कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय। हमारी मीटिंग केम નથી આવતી?